नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। हिरासत में आपको बता दें कि जसीर बिलाल उर्फ दानिश को लिया गया है और 10 दिन की एनआईए रिमांड में जो है अब दानिश हो गया है और जांच पड़ताल अब पूरे इस मामले को लेकर होनी है। हिरासत में भेजा गया जसीर बिलाल उर्फ दानिश, 10 दिन की एनआईए हिरासत में दानिश को भेजा गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ था दानिश। ये बड़ी और अहम जानकारी। आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी। तो दिल्ली आतंकी मामले से जुड़ा ये मामला, जिसमें दरअसल दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने दरअसल जसीर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था और अब जो है गिरफ्तारी के बाद 10 दिन की हिरासत में जो है भेजा गया है दानिश को। दिल्ली की अदालत ने लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर और नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को दरअसल 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा है। वहीं एनआईए को इस मामले में एक और जो है सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने धमाके में शामिल आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में की गई थी। दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली, कश्मीर समेत पूरे देश में जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जसीर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया था और आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने कहा कि हम 15 विधानसभाओं के कार्यों का समन्वय करेंगे। नए भवन बनाए जाएंगे जहां पर जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सभी अधिकारी जनता के बीच बैठेंगे। यहां से सभी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि मैं अपने सभी अधिकारियों को बधाई देती हूं कि उन्होंने समयानुकूल जो है इस बिल्डिंग को पूरा करवाया है। दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली में दरअसल भवन निर्माण को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 15 विधानसभाओं के कार्यों का जो है समन्वय किया जाएगा। जनता के लिए बेहतर सुविधा के लिए जो है नए भवन बनाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर ऑफिस यहाँ से नई बिल्डिंग बनके तैयार है और आज जनता को सौंपा जा रहा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट 2 के ऑफिसेज यहाँ से क्रियान्वित होंगे। हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 1 में 9 विधानसभाओं के काम होते हैं और सेकंड में 6 विधानसभाओं के, तो ऐसे 15 विधानसभाओं का काम यहाँ से कोऑर्डिनेटेड होगा। नई बिल्डिंग जिसमें बेहतर सुविधाएं अब जनता को मिलेगी। सारे अफसर यहाँ जनता के बीच में बैठेंगे और जितनी भी प्रकार की हमारी यहाँ पे योजनाएं हैं सोशल वेलफेयर हमारे डिपार्टमेंट की, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्पेशल पर्सन विद स्पेशल नीड है, या दिल्ली फैमिली बेनिफिट स्कीम, जितने भी हमारी योजनाएं सोशल वेलफेयर विभाग की हैं, उन सभी योजनाओं को यहाँ से जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। तो मैं बधाई देती हूँ अपने विभाग को, जिन्होंने समय अनुकूल इस बिल्डिंग को पूरा करवाया और अब यहाँ पे लोगों को बेहतर काम और बेहतर सुविधा मिल पाएगी। ये वहीं दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर बोलते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब से धुआं दिल्ली तक पहुंचता ही नहीं है। 10 दिनों में पंजाब से दिल्ली तक धुआं पहुंचने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए, जो कि कभी नहीं होती। दिल्ली तक आने वाला धुआं कनॉट प्लेस के ऊपर ही रुक जाता है। क्या मजाक है। दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और यूपी हैं। साथ ही साथ दिल्ली का अपना भी प्रदूषण है। पंजाब में धान की कटाई शुरू होने से पहले ही दिल्ली का AQI 400 तक पहुंच चुका था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में काटे गए धान का 99% देश भर में भेजा जाता है। चावल पंजाब के लोगों का मुख्य भोजन भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था पराली। मैंने कहा जब आप बड़े प्राउड से कहते हो कि 150 लाख मीट्रिक टन धान पंजाब से आ रहा है, तो उसके साथ पराली भी आती है। मैंने और हमारा धुआं तो आता ही नहीं। हाँ, ये तो एनजीटी के जो जज साहबान थे जब रिटायरमेंट होती उन्होंने बोल दिया था कि पंजाब को तो बदनाम ही किया जाता है। पंजाब से दिल्ली तक धुआं
10 दिन में आने के लिए कम से कम नॉर्थ से साउथ कम से कम 30 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से हवा चलनी चाहिए, वो कभी नहीं चलती। और दिल्ली धुआं आके दिल्ली में ठहर जाता है ना, कनाट प्लेस में रहता है, आगे नहीं जाता, आगरा वगैरह जाए इधर चला जाए, नहीं वो दिल्ली, उसको पता है मैं दिल्ली पहुंच गया, मेरा ठिकाना आ गया भाई। क्या मजाक कर रहे हैं। हरियाणा हमारे से पहले पड़ता है, इधर राजस्थान है, इधर यूपी है, और दिल्ली का खुद का पोल्यूशन। अभी हमने तो इस बार क्योंकि बारिशों की वजह से धान लेट कटाई शुरू हुई, अभी हमने तो कटाई भी शुरू नहीं की थी, दिल्ली का AQI 400 से ऊपर हो गया था, वो भी हमारा ही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार के परिणामों पर बिहार की जनता का अभिनंदन जो है किया है और कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है। जो कि लोग कहते थे बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से बाहर आकर बता दिया है कि बिहार आखिर क्या है। ये विकास की जीत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है और इसीलिए उन्होंने ये विश्वास अपने नतीजों में बिहार के चुनाव के बाद दिखा दिया है। ये परम सौभाग्य, बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। ये विकास की जीत है, नीतीश जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास। तो डबल इंजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ाएगा, ये देखा है। लालू जी के परिवार, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये उनका अंदरूनी मामला है, पीड़ादायक जरूर। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया, जिसमें मांझी ने बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें विपक्ष को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी नेता अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करते, वे EVM और अन्य चीज़ों को दोषी ठहराते हैं। ये सब बहाने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे क्या आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी और अलग अलग बैठकें हो गई है, जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी दिल्ली में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने कई काम किए हैं, हम कई तकनीक संचालित कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने आशा पोर्टल लॉन्च किया है, हमें मिलने वाले राशन पर हमें फीडबैक भी मिलता है। जब भी हमें तकनीक संचालित जानकारी और इनपुट मिले हैं, हमें कार्रवाई जो है करी है और करनी भी चाहिए। इस तरह की पहल पूरे विभाग में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक्शंस हम ले रहे हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो उसके लिए मुझे यही कहना है, प्रधानमंत्री जी भी हमको यही मार्गदर्शन देते हैं। टेक्नोलॉजी जो हम लेते हैं वो टेक्नोलॉजी वी शुड एप्लीकेशन, जो हमारा जो एप्लीकेशन जब माइंड से हम करते हैं, तो जब हमको डाटा मिलते हैं, अभी हमने एक आशा करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, राशन जिसको मिला है वो राशन, उसका फीडबैक जब हमको मिलता है, जब वो फीडबैक के अनुसार जब हम एक्ट नहीं करते हैं तो टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं होता है। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री जी का सोच है, बहुत लाभकारी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार जो है बंगाल में टीएमसी सांसद और बंगाल के राज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो है सोमवार को राजभवन में तलाशी उन्होंने अभियान चलाया। ये उन आरोपों को लेकर था दरअसल, जिसमें कल्याण बनर्जी ने कहा था
कि राजभवन में बम और बंदूकें छिपाकर रखे गए हैं। दरअसल तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि राजभवन परिसर में हथियार और गोला बारूद जमा है। इन आरोपों के बाद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सुरक्षा कर्मियों और खोजी कुत्तों की एक टीम के साथ राजभवन में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नागरिक संगठनों के लोगों और पत्रकारों को भी साथ रखा था। अभियान की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। बोस के सेक्शन पर कल्याण बनर्जी ने फिर से रिएक्शन दिया और उन्होंने इस अभियान को बच्चों का खेल कहा। उसके बाद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के निर्देश पर कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस चौकी, सीआरपीएफ, बम निरोधक दस्ता और श्वान दस्ता की टीमों की ओर से पूरे राजभवन और उसके परिसर में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग ने भी अग्निशमन अभ्यास में हिस्सा लिया है। इंदिरा भवन में आने की नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने खास बैठक की है। आपको बता दें कि ये बैठक उन 12 राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता को लेकर की गई जहां पर भारत निर्वाचन आयोग एसआईआर का आयोजन कर रहा है। इस दौरान बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल रहे। इस दौरान 12 राज्यों में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बातचीत की गई है। तो एसआईआर को लेकर अहम बैठक की गई है जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहे। तस्वीरें भी आपके सामने। आपको बता दें कि इंदिरा भवन में ये कांग्रेस की अहम बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कई दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल थे। इसमें जिन जिन राज्यों में दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है उन प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई है। सचिन पायलट भी बैठक में शामिल रहे। वेणुगोपाल सहित तमाम कई कांग्रेस के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातों को रखा और कैसे अब आगे कांग्रेस के लिहाज से और तमाम अहम अलग अलग मुद्दों के लिहाज से बनाई जाए इस पर बातचीत भी की गई है। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। नृपेंद्र मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज का निरीक्षण किया जा रहा है। मंदिर परिसर का गहन निरीक्षण किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आएंगे। वो प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करेंगे और उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध भी किया है कि सभी ऋषि अपनी प्रार्थना के दौरान पुजारियों और अन्य सेवाओं से पूरी तरीके से सुसज्जित रहे। ध्वजारोहण समारोह उनके अंतिम संबोधन से पहले होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण समारोह को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया था। इसे पूरी तरीके से संचालित किया जा रहा है और आज सुबह भी एक मॉक ड्रिल ट्रायल आयोजित किया गया और संकेत है कि सीएम आज इस पूरे कार्यक्रम को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं वो बनाए रहेंगे क्योंकि कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए तैयारियां जोर शोर से अयोध्या में की जा रही हैं। सभी चीजें देखी गई जिस रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंदिर परिसर में आएंगे तो उसका विस्तार से निरीक्षण किया गया। एक उनके कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है वो यह है कि जो सप्त ऋषियों का मंदिर है उन सभी मंदिरों में वो जाकर प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया है कि सभी ऋषियों के उनके प्रार्थना के समय पूरी व्यवस्था पुजारी इत्यादि की होनी चाहिए। वो तो यद्यपि पुजारी वगैरह तो रहते हैं लेकिन यह कार्यक्रम में संकेत है। शेषावतार मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मंदिर में होगा, आप सभी जानते हैं, जिसका अंतिम संबोधन के पहले ध्वजारोहण सभी।
फिरोजाबाद पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव ने आजम खान को लेकर बयान दिया। उन्होंने आजम की सजा पर बोलते हुए कहा कि आजम खान के खिलाफ लगातार साजिशें चल रही हैं, बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फैसला देते हैं उनसे अलग से बातचीत करें तो कहते हैं कि हम पर बहुत दबाव है। जजों की भी भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जजों की ये स्थिति हो गई है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते, उन पर कार्यपालिका का इतना दबाव है। भाई वो जानते थे कितना SIR में वोट बढ़ा दिया है, कितना काट दिया, 10-12% का असर हो गया, वो तो जीत ही जाता, वोट तो उसे मिल ही जाता है सबसे ज्यादा। अभी भी तेजस्वी इस स्थिति में जब 5-6% उन्होंने वोट घटा दिया इधर SIR में, 5-6% उधर बढ़ा दिया, तो 12% का असर हो गया। ये हुआ। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है, बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं। इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है हमारी नौकरी। भाई वो जानते थे कितना SIR में वोट बढ़ा दिया है, कितना काट दिया, 10-12% का असर हो गया, वो तो जीत ही जाता, वोट तो उसे मिल ही जाता है सबसे ज्यादा। अभी भी तेजस्वी इस स्थिति में जब 5-6% उन्होंने वोट घटा दिया इधर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर आप नेता के बयान को लेकर अब बयान सामने आया है, जिसमें आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा पर संजय सिंह का बयान, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा संविधान के खिलाफ है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, धीरेन्द्र शास्त्री क्योंकि पदयात्रा कर रहे हैं और उस पदयात्रा पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है दरअसल ये संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, दरअसल ये राष्ट्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा बयान आप नेता की तरफ से दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा संविधान के खिलाफ है, ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर संजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा संविधान के खिलाफ है, ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम उनके साथ उनके समर्थकों ने जो यात्रा शुरू की उसको लेकर दरअसल कटाक्ष करते हुए संजय सिंह ने कहा कि दरअसल ये देश के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोहिणी आचार्य का दरअसल बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लालू यादव की बेटी आपको बताया रोहिणी आचार्य से जुड़ी ये जानकारी, एक वीडियो जारी किया और कहा कि बेटों ने लालू यादव की किडनी क्यों नहीं दी। दरअसल ये बड़ा बयान, रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी थी और अब दरअसल उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बेटों ने आखिर लालू यादव को किडनी क्यों नहीं दी थी। ये बड़ा बयान देखिए, लालू परिवार में एक बार फिर से जिस तरीके से अब फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरीके से जयचंदों का जिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी बीच क्योंकि रोहिणी आचार्य ने भी जयचंदों का जिक्र किया था, कई नाम लिए थे और ये कहा था कि दरअसल उनकी वजह से मुझे घर से, मेरे परिवार से बाहर निकाल दिया गया। और अब दरअसल रोहिणी आचार्य ने ये बयान जारी कर दरअसल कहा है कि आखिर बेटों ने लालू यादव को किडनी क्यों नहीं दी। ये बड़ा बयान इस बीच में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल बिहार के नतीजे सामने आए हैं और उसके बाद जिस तरीके से अब ये बयान सामने आ रहा है, ये जाहिर तौर पर लालू परिवार में अब नया सियासी तूफान का जन्म लेने वाला है। क्योंकि रोहिणी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि आखिर क्यों नहीं उनके बेटों ने किडनी दी, क्योंकि जब लालू यादव की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, किडनी में समस्या थी, तो रोहिणी आचार्य ने दरअसल अपनी किडनी दी थी। लेकिन अब सवाल खड़े करते हुए साफ कह दिया कि आखिर लालू यादव के बेटों ने किडनी क्यों नहीं दी है। तो देखिए जो ट्वीट उन्होंने दिया है वो किया है, दरअसल उसका अगर आपको जानकारी इनको दें
तो जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत थी क्यों नहीं दी गई, ये दरअसल बयान दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपनी किडनी देने के लिए आगे सबको आना चाहिए था और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए थी। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। ये भी उन्होंने लिखा कि जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त करें। दरअसल ये बयान साफ तौर पर दिया गया है और उन्होंने कहा कि चाटुकार पत्रकार हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो कि मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। देखिए रोहिणी आचार्य का ये बयान बहुत ज़्यादा अहम, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के नतीजे सामने आए हैं और जो सवाल लालू परिवार की फूट में उठ रहे हैं और अब ऐसे में जो ये बयान रोहिणी की तरफ से दिया गया है ये जाहिर तौर पर जो है अब आगे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दिल्ली 24 भारत पर।